हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बॉटम रिलीफ ऑफ द अटलांटिक ओशन या अटलांटिक महासागर के नित्तल उच्चावचों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम एरिया की बात करें तो अटलांटिक ओशन का जो टोटल एरिया है वो पैसिफिक ओशन का आधा है और ये वर्ल्ड के लगभग 16.5% एरिया पे फैला हुआ है। और अगर टोटल एरिया की बात करें तो 106.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। इसकी जो शेप है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो एस कॉन्सोनेंट होता है उसके जैसी, यानी एस जो अक्षर है उसके जैसी इसकी शेप है। और इसका जो शेप है उससे ये पता चलता है कि सुपर कॉन्टिनेंट जो था, यानी जो शुरुआत में माना जाता है कि एक बड़ा महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहा जाता है, तो उस टाइम पे ये सारे जो महाद्वीप हैं अटलांटिक ओशन के चारों ओर जो महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये सब आपस में मिले हुए थे। और बाद में जब पेंजिया में विभाजन हुआ, यानी जब पेंजिया के टुकड़े हुए और उसकी वजह से दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के जो पार्ट्स थे वो जब अलग हुए तो उनके बीच में अटलांटिक ओशन जो है उसका निर्माण हुआ। अटलांटिक ओशन का जो एरिया है और उसकी जो शेप है, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि अटलांटिक ओशन है वो दक्षिण में, यानी साउथ में सबसे ज़्यादा इसकी चौड़ाई है। और अगर हम उत्तर की ओर देखें तो ये लगातार भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जा रहे हैं तो ये संकड़ा होता जा रहा है। और उत्तर में ही ग्रीनलैंड व आइसलैंड के कारण ये जो उत्तरी अटलांटिक बेसिन है वो वहाँ पे जाके एनक्लोज्ड हो जाता है। नॉर्वेजियन सी, डेनमार्क स्ट्रेट और बे ऑफ डेविस के कारण अटलांटिक ओशन का जो संबंध है वो आर्कटिक सागर से होता है। ओशनोग्राफी के इससे पहले के वीडियोस में हम ओशन बॉटम रिलीफ के बारे में पढ़ चुके हैं और उसमें पहला जो पार्ट आता है वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और अगर हम अटलांटिक ओशन के कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें तो लगभग इसके चारों ओर चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं, केवल कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो। और इक्वेटर के हिसाब से अगर हम अटलांटिक ओशन को दो पार्ट में बांट सकते हैं, पहला है उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिण की तरफ वाला दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के जो दोनों ओर के तट हैं, यानी उत्तरी अमेरिका के जो उत्तरी पूर्वी भाग और यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलते हैं वो 240 से लेके 400 किलोमीटर की चौड़ाई तक के मिलते हैं। और यहीं पे न्यूफाउंडलैंड और ब्रिटिश आइलैंड के यहाँ पे जो ग्रैंड बैंक और डागर बैंक का जो एरिया है वो फिशिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि चौड़े कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं वहाँ पे और वो फिशिंग के लिए जो ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं वो वहाँ पे पाई जाती हैं। इसी तरह से अगर हम और उत्तर की ओर चलें तो ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड में भी चौड़े कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलते हैं। लेकिन दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं उनकी चौड़ाई कम पाई जाती है। बिस्के की खाड़ी से लेके केप ऑफ गुड होप के बीच का जो एरिया है वहाँ पे अफ्रीका का जो मग्न तट है, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो हैं वो काफ़ी वहाँ पे संकड़े हो गए हैं। 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के एरिया के जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं। और इसी तरह से दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में ब्राज़ील और अफ्रीका का जो तटवर्ती क्षेत्र है वो पठारी होने के कारण वहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो संकड़े हैं। और जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिन भी कोस्टल एरियाज़ में पहाड़ या पर्वत या पठार पाए जाते हैं तो वहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं वो संकड़े पाए जाते हैं। और इस अटलांटिक ओशन के मैप में
ये जो सबसे लाइट ब्लू कलर है ऊपर यहाँ पे, ये जो है वो सबसे कम डेप्थ जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ की होती है उसको दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो साउथ अटलांटिक ओशन है उसकी बजाय नॉर्थ अटलांटिक में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, और यहाँ पे अफ्रीका के पास में और दक्षिणी अमेरिका के पास में कॉन्टिनेंटल शेल्फ कम चौड़े हैं। और अटलांटिक ओशन का जो नेक्स्ट रिलीफ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मध्य अटलांटिक कटक, जिसे मिड अटलांटिक रिज भी कहते हैं, MAR। और ये अटलांटिक ओशन में उत्तर से आइसलैंड से लेके दक्षिण में बोवेट आइलैंड तक एस के शेप में फैला है, और इसकी जो लंबाई है उत्तर से लेके दक्षिण तक वो 14,400 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी जो लोकेशन है अटलांटिक ओशन में वो बिल्कुल इसके मिडिल में है, मिड में है। और ये जो मिड अटलांटिक रिज है वो अटलांटिक ओशन के रिलीफ की सबसे बड़ी विशेषता है, और ये रिज कहीं पे भी सी लेवल से 4,000 मीटर से नीचे नहीं जाता। भूमध्य रेखा से उत्तर का जो इसका पार्ट है उसको डॉल्फिन राइज या डॉल्फिन उभार कहा जाता है, और इसके दक्षिण का जो भाग है उसे चैलेंजर उभार या चैलेंजर राइज कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इक्वेटर के दोनों ओर मिड अटलांटिक रिज के पार्ट्स को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है डॉल्फिन राइज और दक्षिण में चैलेंजर राइज। और आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो मिड अटलांटिक रिज है उसको विविल टॉमसन कटक कहते हैं। यहाँ पे इसका नाम विविल टॉमसन कटक हो जाता है। और ग्रीनलैंड के दक्षिण में मध्य अटलांटिक कटक है वो काफ़ी चौड़ा हो जाता है और जिसे टेलीग्राफिक प्लेटो कहते हैं। और अगर हम इसका जो रिलीफ वाला डायग्राम है नेक्स्ट जो है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये टेलीग्राफिक प्लेटो और विविल टॉमसन कटक ये सब हम देख पा रहे हैं इन रेड सर्कल्स में। मिड अटलांटिक रिज के जो अलग अलग पार्ट हैं उनमें 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास का जो पार्ट है उसे न्यू फाउंडलैंड उभार या राइज के नाम से जाना जाता है, और ये न्यू फाउंडलैंड कोस्ट तक चला जाता है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में मध्यवर्ती जो कटक है उसकी एक शाखा एजोर्स उभार के नाम से एजोर्स तट की ओर जाती है, और इक्वेटर के पास में सियारा लियोन राइज उत्तर पूर्व की ओर और सियारा उभार जो है वो उत्तर पश्चिमी की ओर मध्य कटक से दो शाखाओं के रूप में अलग अलग हो जाते हैं। और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मध्य अटलांटिक कटक से एक शाखा वॉल्विस रिज के नाम से दक्षिणी अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं उस ओर, और दूसरी जो ब्रांच है वो रियो ग्रेनेडे रिज के नाम से दक्षिणी अमेरिका की ओर मुड़ जाती है। और यहाँ पे एक बात और जो याद रखने लायक है वो ये है कि वर्ल्ड के जितने भी ओशन हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जिस ओशन पे रिसर्च हुई है या स्टडीज़ हुई हैं वो अटलांटिक ओशन है। और अटलांटिक ओशन की इतनी ज़्यादा स्टडीज़ के कारण ही जो भूगोल के कई सारे जो सिद्धांत हैं जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी आदि का जो प्रतिपादन है वो जो है वो मिड अटलांटिक ओशन का जब अध्ययन हो रहा था उसके बाद में ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट जो रिलीफ आता है वो है बेसिन्स। और अटलांटिक महासागर में अलग अलग जो श्रेणियां हैं जो रिजेस हैं उनसे घिरी हुई अनेक सारी बेसिन्स पाई जाती हैं, और इसकी जो मेन बेसिन्स हैं वो है लेब्राडोर बेसिन जो उत्तर में ग्रीनलैंड और दक्षिण में न्यू फाउंडलैंड के बीच में लोकेटेड है। फिर है उत्तर पूर्व अटलांटिक बेसिन जो
दीर्घाकार यानी एक लंबाई में फैली हुई है काफ़ी, और ये दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम में 38 डिग्री उत्तर से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाई जाती है। इसके बाद है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक बेसिन, यानी यूरोप की तरफ वाला जो पार्ट है उसमें ये 12 डिग्री से लेके 40 डिग्री अक्षांश तक फैली हुई है। फिर आता है केप वर्ड बेसिन, जो मध्य अटलांटिक श्रेणी तथा अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है इसके बीच ये बेसिन फैली है, और ये 10 डिग्री से लेके 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाई जाती है। उसके बाद है ब्राज़ील बेसिन, जो दक्षिणी अटलांटिक में भूमध्य रेखा से लेके 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाई जाती है। इस मैप में ये सारी बेसिन्स जो हैं वो रेड सर्कल में शो की गई हैं। उनमें से एक है गिनी बेसिन, जो अफ्रीका के गिनी तट के निकट पाई जाती है, और दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक बेसिन अफ्रीका के समीप गिनी उभार से वॉल्विस श्रेणी के बीच फैली है। फिर है केप बेसिन, जो अफ्रीका के पश्चिम में 28 डिग्री से लेके 41 डिग्री दक्षिणी लैटिट्यूड के बीच में मिलती है, और अर्जेंटीना बेसिन, इसके अलावा अगुलहांस बेसिन, अटलांटिक हिंद एंटार्क्टिका बेसिन जो हैं वो भी इसके पार्ट हैं। ओशनिक डीप्स की अगर हम बात करें तो अटलांटिक ओशन में जो लीनियर डीप्स हैं वो पैसिफिक ओशन के मुकाबले में बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कई सारे जो इम्पॉर्टेंट डीप्स हैं वो मिलते हैं। जैसे कि पोर्टो रिको के ठीक उत्तर में एक डीप मिलता है जिसे मिलवॉकी गर्थ या मिलवॉकी डीप के नाम से जाना जाता है, और जिसकी गहराई 8,380 मीटर तक है। और ये जो मिलवॉकी गर्थ है वो अटलांटिक ओशन का सबसे गहरा डीप है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट डीप की बात करें तो वो पश्चिमी द्वीप समूह के पास में रोमांचे डीप जो है वो है अटलांटिक ओशन का नेक्स्ट जो गहरा द्वीप है, जिसकी जो गहराई है वो 7,758 मीटर है। और इसी प्रकार 4,000 फैदम से भी ज़्यादा गहरे जो डीप हैं उनमें एक जो है वो दक्षिणी सैंडविच द्वीप समूह यानी आइलैंड के निकट है, जिसे दक्षिणी सैंडविच ट्रेंच कहा जाता है, वो है। और उसकी जो गहराई है वो 4,545 फैदम तक नापी गई है। कैरिबियन सी में ही केमेन जो गर्थ है वो 7,200 मीटर की गहराई तक का है। अटलांटिक महासागर के जो आइलैंड्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो ब्रिटिश द्वीप समूह और न्यू फाउंडलैंड जो हैं वो एक्चुअली इसके जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं उन्हीं के ऊंचे उठे हुए भाग हैं। और पश्चिमी द्वीप समूह जो है वो कई सारे द्वीप चापों से मिलकर बना है, जो मेनलैंड जो है यानी मुख्य जो स्थल खंड है उससे ज़्यादा दूर नहीं है, यानी उत्तरी अमेरिका से वो ज़्यादा दूर नहीं है। इसी तरह से आइसलैंड एवं फैरो जो द्वीप हैं वो उत्तरी स्कॉटलैंड एवं ग्रीनलैंड के बीच में जो सबमर्ज्ड रिज है उसके ही उठे हुए पार्ट हैं। इसी तरह से दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी सिरे पे और एंटार्क्टिका के जो ग्राहम लैंड प्रायद्वीप के मध्य में जो अनेक पहाड़ियाँ फैली हुई हैं और पठार हैं, उनके भी जो ज़्यादा ऊंचाई वाले जो पॉइंट्स हैं जो पानी से बाहर आ गए हैं उसके कारण कई सारे जो आइलैंड हैं वो बने हैं। और इन्हीं आइलैंड में फॉकलैंड, साउथ आर्कनीज, शेटलैंड्स, जॉर्जिया, वो सैंडविच द्वीप समूह हैं मेन हैं। अटलांटिक महासागर के जो द्वीप हैं उनका निर्माण मध्य अटलांटिक कटक यानी मिड अटलांटिक रिज के ऊंचे उठे हुए भागों से हुआ है। उत्तरी अटलांटिक में एजोर्स द्वीप और दक्षिण में एसेसन तथा ट्रिस्टन द कुन्हा जो द्वीप हैं उनका निर्माण इसी तरह से हुआ है। और अटलांटिक ओशन का जो सेंट हेलेना आइलैंड है वो
जो ओशनिक बॉटम है उसी से उठा हुआ है। इसी तरह से ट्रिनिडाड जो आइलैंड है वो भी ओशनिक बॉटम से ही सीधे उठा हुआ है। और बरमूडा जो आइलैंड है वो कोरल यानी प्रवाल से निर्मित है। और इनका जो निर्माण है वो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक बेसिन में जो जलमग्न ज्वालामुखी शंकु हैं उनके ऊपर जो प्रवाल भित्तियाँ थी उनसे इनका निर्माण हुआ है। और मोरक्को के तट से कुछ दूर मदियेरा आइलैंड है, वो भी ज्वालामुखी से जो निकले हुए विस्फोट के बाद पदार्थ होते हैं उनसे हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे जो सबसे ऊंचा शिखर है पिकोरुइवो, उसकी जो ऊंचाई है वो 6056 फीट है। इसके अलावा भी अटलांटिक ओशन में बहुत से द्वीप हैं जो उसके जो मुख्य जो मेनलैंड हैं उन्हीं के समुद्र में डूबे हुए भाग हैं, कैनारी, केप वर्ड जैसे। अटलांटिक ओशन के जो आइलैंड्स हैं वो इस मैप में यहाँ दिखाए गए हैं। अटलांटिक ओशन के जो मार्जिनल सी है, अगर हम उनको मैप में देख पाएँ तो हम देखेंगे कि कई सारे जो सी हैं जैसे कि बाल्टिक सागर, नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, जमैका बे, लेब्राडोर सागर, अर्जेंटीना सागर, भूमध्य सागर, ये इसके मार्जिनल सी के अंतर्गत आते हैं। और क्योंकि भूमध्य सागर जो है वो अटलांटिक ओशन का मार्जिनल सी है, इसी के कारण हमने यहाँ पे जो भूमध्य सागर के पार्ट हैं उसके जो मार्जिनल सी हैं, एड्रियाटिक सागर, एल्बोरन सागर, एनजियन सागर, काला सागर, हेरेनियन सागर, मारमरा सागर, लीबियन सागर, ये सब एक्चुअली मेडिटेरियन सी के पार्ट हैं।